सो वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए फिर से हाजिर हूं। और आज हम लोग फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज और फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने वाले हैं। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक फ्रिक्शन पे और बेहतर होता चला जाए। इसके बाद हमारा 2 ब्लॉक सिस्टम का एक टॉपिक बच जाएगा, जो मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में एक लेक्चर में फिनिश करने का। तो चलो इसको समझते हैं अच्छे से एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेटेड क्वेश्चंस अबाउट इट। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे, तो मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है एम मास का। तो व्हाट डू यू से, हम लोग अगर फोर्स पहले पढ़ते थे तो इस मास पे फोर्स कौन सा दिखाते थे? एक फोर्स दिखाते थे नॉर्मल। अगर इस पे मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा? नो, नहीं होगा। बट अगर अगर फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगने लग जाए, मान लीजिए इस पे एक फ्रिक्शन एफ एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगने लग जाए या लग रहा है, तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बताइए? एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पे लगेगा किधर? पीछे की तरफ। ऐसे समझ में आ रहा है? वो भी ओरिजिनेट मान लीजिए मिडिल पॉइंट से दिखा रहा है। तो इस बॉडी पे नेट एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। सर इसका एक एमजी भी तो लग रहा होगा ऑब्वियसली एमजी भी लग रहा होगा। इसका कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जो कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप होता है जब एक ब्लॉक एक सरफेस के कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट के चलते नॉर्मल फोर्स लगती है, ये हम पढ़े न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। कॉन्टैक्ट के चलते ही फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप। तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स इज व्हाट? समेशन ऑफ द फोर्स ऑफ नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन। तो अगर मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स का बात करूं, तो इस ब्लॉक पे अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाना चाहूं, तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा? एक नॉर्मल दिखाना होगा और एक फ्रिक्शन फोर्स दिखाना होगा। फ्रिक्शन फोर्स दिखाना होगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? रिजल्टेंट लेने के लिए मैं ऐसे दिखाऊंगा। रिजल्टेंट बनाना, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट रूट अंडर व्हाट? नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। हाँ या ना? तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। और यहाँ पे एक बात बताइए, कॉन्टैक्ट फोर्स को लिखा जा सकता है सर नॉर्मल स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स होती कितनी है सर? म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर हम एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो एन बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम कॉन्टैक्ट फोर्स दिखा सकते हैं। हाँ या ना? इसी के बाद ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? किसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम डिफाइन करते हैं? इसी केस में अगर आप ध्यान दोगे, तो हमारा ब्लॉक जब था, एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब थोड़ा ध्यान से समझो कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक नॉर्मल फोर्स है और एक फ्रिक्शन फोर्स है, मेरे पास एक फ्रिक्शन फोर्स है, तो अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं और मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करके मैं रिजल्टेंट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स दिखा दूं, तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। और ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल जो होता है लैम्डा से डिनोट अगर अभी मैं कर रहा हूं, तो ये एंगल बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो एंगल बना रहा है उसको कहना चाहिए ना? गलत। इसलिए क्यों कहा जाता है इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन? की बात समझो। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो नेट नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स किधर होता? ऊपर ही होता। बट अगर ये फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है, देन मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स झुकने लग जाए। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना एंगल झुकेगा नॉर्मल से, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स कितना बड़ा है। जितना ज्यादा बड़ा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना उतना कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल से ज्यादा झुकने लग जाएगा और उतना ज्यादा ये एंगल डेवलप होने लग जाएगा। बात समझो। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता तब तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रहा होता। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता था? रूट अंडर नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो नॉर्मल स्क्वायर सिर्फ नॉर्मल होता।
बट जैसे जैसे अगर मान लो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, उसी तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स टिल्ट होते जा रहा है। तो ये एंगल को ही डिफाइन क्यों किया गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन? बिकॉज दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज अलाउइंग द कॉन्टैक्ट फोर्स टू टिल्ट इट टुवर्ड्स इट्स साइड। दैट्स व्हाई ये एंगल क्या है, tan, ये लैम्डा है। अगर मैं इस tan लैम्डा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो tan लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ही लोग बोलो। तो tan लैम्डा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है जनरली? तो जनरली हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एन दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा, तो tan लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, म्यू आ रही है। यानी अगर मैं लैम्डा यहां से निकालना चाहूं तो लैम्डा होता है tan इनवर्स म्यू। क्या होता है, tan इनवर्स म्यू। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसको हम लोग tan इनवर्स म्यू भी बोल सकते हैं फॉर ए सरफेस। tan इनवर्स म्यू भी बोल सकते हैं फॉर ए सरफेस, tan इनवर्स म्यू फॉर ए सरफेस म्यू। हाँ है ना? तो ये फॉर्मूला, आप फॉर्मूला नहीं, ये एक तरह का फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। तो ये आप निकाल सकते हो आराम से, tan लैम्डा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, और ये कितना हो जाता है, tan इनवर्स म्यू। नेक्स्ट चलते क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन अपने सामने आ गया, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, a horizontal force of 49 newton is just able to move a block of wood weighing 110 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. तो चलो देखते क्या बोल रहा है। मेरे पास एक ब्लॉक है जो सरफेस पे रखा हुआ है। A horizontal force of 49 न्यूटन just able to move the block. जब इस पे एक फोर्स लग रहा है कितना, 49 न्यूटन का, तो तब ये बस एबल है, बस मूव करने के अराउंड पॉसिबल है, जस्ट मूव करने लगा है, स्टार्ट हुआ, जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 10 केजी। इसकी अपनी वेट कितना है बच्चा, 10 केजी है, ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी ये कैसा सरफेस है, रफ, यानी इसका कुछ अपना म्यू होगा। ठीक है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको म्यू ही निकालना है, एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर जस्ट एबल एबल टू है तो इस पे पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ऊपर में क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे में क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। एक चीज तो हम बता सकते हैं क्या, सर नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mg, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर फ्रिक्शन का म्यू एन होता है, और बॉडी जस्ट एबल टू मूव, तो एफ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू एफ स्टैटिक। स्टैटिक पे अगर स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन 40 है और एक्सटर्नल फोर्स 40 है, तो बॉडी जस्ट एबल टू मूव होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्लास। तो सर एफ एक्सटर्नल अपना कितना है, 49 न्यूटन। एफ स्टैटिक क्या कह सकते हैं, तो सर एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। यहाँ से म्यू एस कितना हो जाएगा अपना, म्यू एस हम कह सकते हैं सर 49 डिवाइडेड बाई, अगर जी की मास की वैल्यू 10 दी हुई है और जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, क्योंकि जनरली जब भी 49 हो ना, उस समय में जी की वैल्यू 9.8 लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे हम आसानी से ये उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 49 टू जा 10 से 10 कट गया तो ये 1/2 हो जाएगा, दैट इज 0.5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आसानी से हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया। नाउ आई नीड टू फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एज वेल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, और मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ये हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा हो जाएगा। तो व्हाट इज tan lambda? If you remember the formula, tan lambda is equal to mu, implies tan lambda is equal to 1/2, implies lambda is equal to tan inverse 0.5। tan inverse 0.5 is our answer। तो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एंगल ऑफ रिपोज क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं। अगर मेरे पास एक रिमोट है, रिमोट पे मैंने मान लो पेन का कैप रख दिया, आपको पेन का कैप दिख रहा हो। नाउ इस रिमोट को, इस प्लेन को मैं अगर उठाने लग जाऊं, देख रहा हूं, टिल्ट कर रहा हूं, टिल्ट कर रहा हूं, टिल्ट कर रहा हूं, टिल्ट करने के बाद भी ये कैप स्लाइड नहीं हो रहा है, और टिल्ट करूंगा तो स्लाइड नहीं हो रहा है। देखो एक 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 मोमेंट है जिसमें स्लाइड 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 करने लग गया।
तो किस एंगल पे एक बॉडी को आप इंक्लाइन करते हो, टिल्ट करते हो, जो एंगल पे वो टिल्ट होता है सो दैट ब्लॉक इज जस्ट 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 एबल टू मूव। उस समय में जो बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जो बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा दैट इज और ऊपर की तरफ फोर्स लगा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, तब इस बॉडी विल बी जस्ट एबल टू मूव। So the angle of inclination for which the body on that inclined plane is just about to move is called angle of repose या angle of sliding। क्या बोल रहा है? It is defined as the minimum angle of inclination। minimum इस बॉडी को मैं कितना ऊपर कर दूं so that the body just begins to slide, body just begins to slide down, this body begins to slide down equivalently the maximum angle of inclination of plane with the horizontal at which body placed on it does not slide। या तो जस्ट स्लाइड करने लग जाए या स्लाइड नहीं कर रहा है, ये दोनों बात बराबर है। जस्ट मूव अबाउट टू मूव इज मैक्सिमम कहां हद तक रोक सकते हो बॉडी, रुका हुआ, बात बराबर है। दोनों लैंग्वेज एक ही चीज को कन्वे कर रहा है। तो चलो देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं राइट नाउ मैं इंक्लिनेशन मेरा कितना हो गया थीटा, तो इस बॉडी पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। तो कौन इसको नीचे खींचना चाह रहा है? फिर mg sin थीटा नीचे खींचना चाह रहा है। इसको रोकने वाला फोर्स कौन होगा? इसको रोकने वाला फोर्स कौन होगा? रोकने वाला फोर्स विल बी फ्रिक्शन। तो सर जिस समय बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, तो हम कह सकते हैं क्या कि हम क्या बोल सकते हैं सर, उस समय हम ये बोल सकते हैं कि mg sin थीटा जो नीचे वाला फोर्स है, mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन। तो सर mg sin थीटा इज इक्वल टू सर म्यू इंटू mg, म्यू इंटू n। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सर mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा, mg cos थीटा। यहां से क्या लिख सकते हैं सर, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो थीटा कितना आ गया, ये भी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। यहां भी थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स म्यू आ रहा है, वहां भी लैम्डा कितना है, tan इनवर्स म्यू आ रहा है। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू सेम आ रहा है, कंसेप्ट सेम नहीं। एंगल दोनों का कंसेप्ट सेम नहीं। सॉरी आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल। या सो व्हाट आई एम सेइंग, दोनों का वैल्यू सेम है, दैट इज tan इनवर्स म्यू ही आता है, बट कॉन्सेप्ट दोनों का अलग है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल। वो जितना बड़ा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स एंगल बनाएगा। सो एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल डिपेंड्स कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बड़ी है। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा टिल्ट हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन की तरफ, और एंगल उतना ज्यादा लैम्डा बड़ा होगा। एंगल ऑफ स्लाइडिंग में, एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज सिंपल कॉन्सेप्ट कि किस एंगल पे मैं इंक्लाइन प्लेन को ऊंचा कर दूं ताकि बॉडी स्लाइड ना करे या बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। उस समय में फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। वहां से भी जो वैल्यू आ रही है सेम आ रही है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, जैसे चेक इन विच केस एक्स्ट्रा फोर्स इज नीडेड फॉर ब्लॉक टू स्लाइड डाउन। किसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ब्लॉक स्लाइड नीचे कर जाए। तो चलो देखते हैं पहले वाले केस में। अगर पहले वाले केस में देखें तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, एक mg sin थीटा लगेगा, और इस सरफेस पे म्यू है तो इस पे एक रोकने वाला भी फोर्स होगा, दैट इज Fr, एक स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स लगेगा। अगर आप नीचे खींचना चाहते हो तो उसको रोकने वाला फोर्स मैक्सिमम कौन होगा, Fr लिमिटिंग। तो पहले वाले केस के लिए ही अगर हम Fr लिमिटिंग निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। और सर नॉर्मल की वैल्यू इंक्लाइन प्लेन पे कितने की बराबर होती है, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए बच्चा। सर म्यू कितनी है 0.5, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा। सर 0.5 इंटू मास इज 4 इंटू 10 इंटू cos 37 इज इक्वल टू, जब भी 37 मिले तो आप 37 को ड्रॉ करो, एंगल 3 कर दो, 5 कर दो, 4 कर दो, cos 37 इज 4/5। यहाँ पे 4/5 कर दो, यहाँ अगर मैं 10 हटा दूं तो 10 से 10 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 4 4 जा 16 न्यूटन रोकने वाली शक्ति है। Fr लिमिटिंग 16 न्यूटन अगर नीचे लग रहा होगा तो वो रुक जाएगा। तो लग कितना रहा है एक्सटर्नल,
एफ एक्सटर्नल अगर देखोगे तो वो है mg sin थीटा, और mg sin थीटा को देखोगे तो कितना हो जाएगा मास 4 इंटू 10 इंटू साइन थीटा 3/5, तो 5 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। रोकने वाला शक्ति कितना है 16 न्यूटन, और नीचे भगाने वाला शक्ति कितना है, कितना एक्सटर्नल फोर्स है 24। बॉडी विल स्लाइड डाउन, बॉडी विल स्लाइड डाउन। इस केस में आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद ब खुद स्लाइड डाउन कर जाएगी। चलिए सेकंड केस में देखते हैं। इस वाले केस में मेरा नीचे कितना लग रहा होगा सर 4g साइन सर थीटा लग रहा होगा। सर ऊपर में क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। नीचे क्या लग रहा होगा, mg cos थीटा लग रहा होगा। और इसको रोकने वाला कौन है, तो फार का लिमिटिंग वैल्यू होगा, क्योंकि सिर्फ म्यू दिया हुआ है, एक ही फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू दिखाओ या फ्रिक्शन दिखाओ, बात बराबर है। ऐसा तो है नहीं कि म्यू के म्यू एस लगा हुआ है। एफ आर ही दिखा सकते हैं, एफ आर लिमिटिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, एफ आर लिमिटिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, एफ आर से भी काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि एक ही फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। तो मैं चेक करता हूँ कि रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है। सर सिनेरियो बदल गया क्या, 0.9 हो गया है, तो फ्रिक्शन एफ आर फ्रिक्शन कितना है जो लग सकता है, वो म्यू एन होगा। तो 0.9 आई थिंक 0.9 हो गया। इंटू मास कितना है बच्चा 4 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 37, दैट इज इक्वल टू 4/5। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहे तो 5 2 जा 4 4 जा 8 4 4 जा 16 2 जा 32 32 9 जा, तो 32 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 8 इन हाथ में रहा 8, 28.8 28.8 इज द फोर्स विच कैन स्टॉप। और इस बॉडी को एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है जो खींचना चाह रहा है। आप एफ एक्सटर्नल अगर देखोगे तो एफ एक्सटर्नल 4g साइन थीटा लग रहा है, यानी 4 इंटू 10 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो अगर मैं यहाँ पे 3/5 अगर लिखता हूँ, 5 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 न्यूटन इज द एक्सटर्नल फोर्स जो उसको नीचे खींचना चाह रहा है। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम 28 न्यूटन का है। क्या बॉडी स्लाइड डाउन करेगा, नो, द बॉडी विल नॉट स्लाइड डाउन, बॉडी विल नॉट स्लाइड, body will not slide. Some extra force is needed. Some extra force is needed. पूछ रहा था बॉडी की किस केस में एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ेगा, तो सेकंड वाले केस में एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक तरह से ये फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइन प्लेन ही हम लोग देख रहे हैं। चलो ध्यान देते हैं, ये इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधे tan इनवर्स हम लोग एंगल ऑफ रिपोज देख रहे थे। एंगल ऑफ रिपोज कि जिस एंगल पे वो रुक जाता है, एंगल ऑफ रिपोज रोकने वाला एंगल क्या हो जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अगर रोकने वाला tan थीटा कितना है 37 डिग्री पे, तो अगर आप ध्यान दो कि सर tan थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए रोकने के लिए, tan 37, तो म्यू की वैल्यू होनी चाहिए tan 37 इज 3/4। 3/4 कितना होता है सर 0.75। अगर 0.75 फ्रिक्शन है तो रुक जाएगा, वरना बॉडी स्लाइड कर जाएगा। इस केस में बॉडी स्लाइड कर जाएगा क्योंकि 0.5 ही है, और इस केस में आप देख रहे हो तो 0.9 है, यानी ज्यादा, तो इस केस में स्लाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ही आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगा के स्लाइड करवाना पड़ेगा। आप एक लाइन में जवाब दे सकते थे, इसमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप एंगल ऑफ रिपोज से चेक कर सकते थे कि किसी इंक्लाइन पे कितना एंगल होना चाहिए ताकि, या कितना म्यू होना चाहिए ताकि वो ब्लॉक रुका रहे, किस एंगल पे रुका रहेगा। तो वी कैन नो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है। थीटा वहां से हमको पता है, तो मेरे को म्यू का वैल्यू पता होना चाहिए ताकि ब्लॉक रुका रहे। उस केस में 0.75 आ रहा है, इस केस में हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू 0.9 है, तब तो रुका ही रह जाएगा और उससे बड़ा है। नेक्स्ट, downward sliding on a rough inclined plane if angle of inclination is greater than angle of repose। अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तब तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। देन द बॉडी एक्सेलरेट्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन कितना हो जाएगा सर mg sin थीटा, नेट नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफ नेट क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। और किस तरह का फ्रिक्शन लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि बॉडी स्लाइड डाउन कर रहा होगा या एक्सेलरेट हो रहा होगा। ओके,
एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन इज ऑलवेज लेस देन द जी। ऑब्वियस सी बात है, ये जी साइन थीटा से एक्सेलरेट करना चाह रहा था, बट अब उसमें कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ या फोर्स लग रहा है तो उसके वैल्यू को कम कर देगा। फॉर स्लाइडिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर उसको स्लाइड करना है, तब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स को बराबर होना होगा, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर सकता है। उस केस में mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू के एन, दैट इज म्यू के mg cos थीटा। अपवर्ड स्लाइडिंग कब होगा? अगर एक बॉडी पे अपवर्ड स्लाइडिंग करवाना है मुझे, तो अपवर्ड स्लाइडिंग के केस में क्या हो जाएगा, बॉडी ऊपर जाना चाह रहा है तो नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है, और सिंस बॉडी ऊपर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन भी नीचे लगने लग जाएगा। फ्रिक्शन पहले ये देखता है कि बॉडी मूव किधर करना चाहता है, उस अकॉर्डिंग फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगता है। तो अगर ये बॉडी ऊपर जाना चाह रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, mg sin थीटा तो नीचे ही लगेगा और फ्रिक्शन भी नीचे लगने लग जाएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम हो जाएगा सर एफ नेट अपॉन मास। दो, अगर बॉडी ऊपर स्लाइड कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर बॉडी ऊपर स्लाइड कर कैसे रहा है, फोर्स लगना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप एक इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा उसको बैक से मार दो तो वो ब्लॉक ऊपर चढ़ने लग जाएगा, कुछ देर इम्पल्स देके हम ऊपर चढ़ा सकते हैं। एफ नेट कितना लगेगा सर, एक mg sin थीटा नीचे लग रहा था, प्लस एक और कौन लगने लग जाएगा, फ्रिक्शन, एफ आर के लगने लग जाएगा, एफ आर के डिवाइडेड बाई सर मास। सर mg sin थीटा तो लग ही रहा था, प्लस फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई मास। सर मास से मास कट गया, मास से मास कट गया, नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। होप आपको समझ में आ रहा होगा, म्यू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। नेक्स्ट नोट, इफ यू वांट टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग, हम रोकना चाहते हैं ऑफ द बॉडी, देन मिनिमम अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जो mg sin थीटा नीचे लग रहा है, अगर हम स्लिपिंग रोकना चाहते हैं तो नीचे खींचने वाला फोर्स इज mg sin थीटा, उसमें अगर फ्रिक्शन माइनस कर दे तो उतना फोर्स मुझे ऊपर की तरफ लगाना पड़ जाएगा। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, देन रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला कि किस तरह का रिटार्डेशन होता है, जी साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ द डे। क्या आप प्लीज पॉज करिए इसको एंड देन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। क्या हो जाएगा, a block of 2 kg, a block of a block of 2 kg slides down an inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is itna. What force must be applied to the block so that it moves down the plane without any acceleration? तो आपको सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे, इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे, सही बनाए, थीटा कितना दिखाई बच्चा, थीटा कितना दिखा रहा है 30 डिग्री, और एक ब्लॉक दिखाई, यहाँ पे हम एक ब्लॉक दिखाएंगे, उस ब्लॉक का मास m दिखाएंगे। A block of mass m2 kg slides down an inclined plane, तो इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा सर, एक mg sin थीटा लग रहा होगा, और इस सरफेस पे एक रफनेस है, म्यू है, क्या है, एक रफनेस म्यू है, तो इस पे क्या लग जाएगा बच्चा, फोर्स लगेगा क्या, फ्रिक्शन का एफ आर के। ठीक है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एफ आर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू सर म्यू एम जी कॉस थीटा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ एक्सटर्नल जो नीचे की तरफ लग रहा है, एफ नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एफ डाउन द इंक्लाइन प्लेन या एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है वो एम जी साइन थीटा लग रहा है। फिर भी बॉडी क्या कर रहा है, वो बोरा बॉडी नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड डाउन इंक्लाइन प्लेन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन, व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी डाउन द प्लेन एक्सीलरेट न करे, एफ एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाला फोर्स जरूर बड़ा रहेगा तभी वो नीचे जा रहा होगा, यानी एम जी साइन थीटा माइनस जो फ्रिक्शन का ऊपर वैल्यू लग रहा है माइनस फ्रिक्शन, वो कितना हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है, तो म्यू आप एम जी कॉमन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, कैसे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है बच्चा,
म्यू एम जी कॉस थीटा। चलिए मास की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 इंटू जी की वैल्यू 10, साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू √3/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बताइए कितना हो जाएगा सर, 1/2 माइनस 3/2। डाउन द inclined plane so that it moves down the inclined plane without any acceleration. What force must be applied? फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, आप यहाँ नेगेटिव देख रहे हो, -√3/2 या 3/2 आ जाएगा नेगेटिव, यानी हम माने हैं कि एफ एक्स्ट्रा हमको, अगर मैं ऊपर लगा रहा हूँ, एफ एक्स्ट्रा किधर लगाना पड़ रहा है, मैं मान रहा हूँ एफ एक्स्ट्रा मैं ऊपर लगा रहा हूँ, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो एफ एक्स्ट्रा कितना आ रहा है आपका सर, 2 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 3/2, तो -2/2 दैट इज -1, तो -1 दैट इज -20 न्यूटन आ रहा है। तो यानी मैंने जो डायरेक्शन माना है वो जो माना उसका अपोजिट में आंसर आ रहा है, यानी एफ एक्स्ट्रा आपको कितना लगाना पड़ेगा ताकि इधर लगाना पड़ जाएगा। एफ एक्स्ट्रा कितना होगा, एफ एक्स्ट्रा 20 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, एफ एक्स्ट्रा इज 20 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तभी वो स्लाइड करेगा विदाउट एसलेशन इंक्लाइन प्लेन। आई होप मैंने सही सॉल्व किया। cos 30 था, cos 30 √3/2 यस, म्यू cos 30 ओके, mg कॉमन लेटर 2 इंटू मास हाफ साइन थीटा के वैल्यू माइनस। यस, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप विदाउट एन एक्सेलरेशन? ऊपर कितना फोर्स लगा दें, तो जब ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी इस केस में तो हमें नीचे लगाना पड़ा फोर्स, क्योंकि क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको नीचे लगाना पड़ेगा तभी वो धीरे धीरे स्लाइड करेगा। अब हम लोग फोर्स किधर लग रहे हैं, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस बार में नीचे जाना था ना उसको, तो नीचे जाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स नीचे ही लगाना पड़ेगा। सेकेंड केस में ऊपर बॉडी जा रहा है, तो आप फिर से बना लो उसको। अब इस बार बॉडी ऊपर जा रहा है, तो जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो मेरी फ्रिक्शन किधर लगेगी, एक फोर्स mg sin थीटा तो नीचे ही लगेगी, सिंस द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर लगेगी, नीचे। एंड एफ एक्स्ट्रा ऊपर लगाना है, और ये क्या बोर्ड है कि कितना फोर्स हम लगाए ऊपर की तरफ सो दैट एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेट नहीं करने के लिए फॉर नो एक्सेलरेशन, फॉर नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, फॉर नो एक्सेलरेशन एफ एक्सटर्नल या एफ एक्स्ट्रा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू। सर mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू 10 अगर कॉमन ले लूं 1/2 प्लस यहाँ पे होगा, और कितना हो जाएगा सर, म्यू कितना √3/2 है इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू 10 इंटू 1/2 प्लस 3/2, 4/2 दैट इज 2, तो 2 2 जब 4 2 जब 40 न्यूटन लगेगा अप द इंक्लाइन प्लेन। सो एफ एक्स्ट्रा इज 40 न्यूटन अप इंक्लाइन प्लेन, एफ एक्स्ट्रा 40 न्यूटन अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन प्लेन इज आवर आंसर। बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द डे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। A block of mass 2 kg is placed on a plane inclined at angle 37 with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.7. What will be the friction force acting on the block? What is the force applied by the inclined plane on the block? Inclined plane कितना लगा रहा है ये भी हमें दिखाना। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये थीटा मान लेते हैं, और क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on a plane inclined at 37। ब्लॉक ऑफ कितना है 2 kg, 37 डिग्री पे थीटा इंक्लाइन है with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.0. Mu is equal to 0.7. इस पे क्या लग रहा है बच्चा, एक mg sin थीटा लग रहा है,
और वो उसको नीचे खींचना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। चलिए पहले देखते हैं और कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक mg cos थीटा लग रहा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg sin थीटा। mg sin थीटा कितना हो जाएगा, मास अपना कितना है बच्चा 2 है, इंटू 10 इंटू साइन 37 इज 3/5, 5 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 न्यूटन। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ आर इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा। म्यू कितना है बच्चा 0.7, मास कितना है 2, जी कितना है 10, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, 5 2 जा 7 2 जा 14 2 जा 28 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 56, 5.6 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, दिस इज द फर्स्ट आंसर। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन कितना लगा रहा है ब्लॉक पे, तो पहले ब्लॉक पे देखूंगा वो क्या लगा रहा है इंक्लाइंड पे, एक नॉर्मल लगा रहा होगा और एक क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू रूट अंडर सर एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर, एन तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एन स्क्वायर इज एम स्क्वायर मीन्स एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस म्यू प्लस एम जी कॉस थीटा, तो एन नॉर्मल कितना हो जाएगा सर, एम जी कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 0.7 का स्क्वायर इज 0.49। यही आंसर होगा, आप निकाल सकते हैं। दिस इज द नेट फोर्स दैट वुड बी अप्लाइड ऑन द, नेट फोर्स क्या लग रहा होगा बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक इज दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, यही लग रहा होगा, लगाया जा रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन द्वारा ऑन द ब्लॉक। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मास 2 इंटू 10 इंटू 4/5, 2 इंटू 10 मीन्स 20 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5 4 जा 16, 16 इंटू रूट अंडर 1.49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं क्या बोर्ड है ये क्वेश्चन। A block of mass 1 kg rests on an inclined plane as shown in the figure. आराम से दिख रहा है। Now, what must be the frictional force between the block and the incline if the block is not to slide the incline when incline is accelerating at the right at is accelerating at to the right at 3 मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, इसीलिए मैंने आपको स्यूडो फोर्स पढ़ाया था, थोड़ा ध्यान दे देखिए। व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स, कितना फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में, इफ ब्लॉक इज नॉट टू स्लाइड, ब्लॉक को नहीं गिरना है, स्लाइड करना है, व्हेन इंक्लाइन इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट एट 3 मीटर। अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इस पे जरा देखिए, अगर इंक्लाइन प्लेन अगर एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो मेरे ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो पहले ब्लॉक बना लीजिए, ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा सर, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा और एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। स्यूडो फोर्स कैसे दिखाते हैं, स्क्यू लाइन से दिखाते हैं ऐसे। और अगर एक मैं आदमी को खड़ा कर दूं, इसके रेस्पेक्ट में अगर ये ड्रॉ करेगा एफबीडी, तो ये नॉर्मल दिखाएगा, ओरिजिनल फोर्स mg भी दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा, स्यूडो भी दिखाएगा। स्यूडो का फोर्स का वैल्यू कितना होगा सर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये तीनों फोर्स मिलके ये बॉडी को इसके इस आदमी के रेस्पेक्ट में नीचे इधर उधर कहीं नहीं ले जाना चाहिए। फॉर दिस निफो NIFO, अगर आपको ये निफो नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके मेरा स्यूडो फोर्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो मैंने लॉन्च किया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, आई थिंक सेकेंड लास्ट वीडियो या लास्ट वीडियो। तो निफो आप अगर देखेंगे तो फॉर दिस निफो, फॉर निफो द ब्लॉक शुड बी स्टेशनरी, फॉर निफो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर ब्लॉक शुड बी स्टेशनरी, शुड बी क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं,
तो अगर हम एंगल निकालना चाहें तो सारा एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल 37 है। आप मेरे को ये बता दीजिए, ये सारा एंगल हम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो अगर ये एंगल 37 है तो ये कितना 90, तो ये 90 माइनस 37, तो ये 37, तो ये 90 माइनस, तो ये 37 हो जाएगा। ये 90 है, ये 37 है, तो ये 53 है। अब सारा एंगल पता चल रहा है। अगर मैं लैमीज थ्योरम लगा दूं, अप्लाइंग लैमीज थ्योरम, क्योंकि 3 फोर्सेस मिलेंगे तो बहुत आसानी से हम दिखा सकते हैं। अप्लाइंग लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चा, बोलिए सर? नॉर्मल डिवाइडेड बाई नॉर्मल के अपोजिट में, जो नॉर्मल के अपोजिट में कितना एंगल बन रहा है सर? साइन 90 इज इक्वल टू सर एम ए के अपोजिट में कितना एंगल बन रहा है? एम ए के अपोजिट में ये पूरा एंगल 53 प्लस 90, साइन 90 प्लस 53 मस्ट बी इक्वल टू, तीसरा कौन है? एम जी डिवाइडेड बाई व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, हमने एक फोर्स छोड़ दिया, इस बॉडी पे एक और फोर्स लग रहा है क्या? तब तो मुझे रिजॉल्व ही करना पड़ेगा, हमसे लैमिस थ्योरम भी नहीं लगा सकते। वी हैव लेफ्ट वन फोर्स एंड दैट फोर्स इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बॉडी पे फ्रिक्शनल, ये बॉडी किधर स्लाइड करना चाहेगा? नीचे स्लाइड करना चाहेगा, तो बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। हाँ या नहीं? बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। नाउ थोड़ा सा अगर देखें तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये बॉडी को स्लाइड नहीं करना है तो एमए का कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा। दैट एमए का कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन शुड बी एबल टू काउंटर एक्ट द एमजी का कंपोनेंट डाउनवर्ड। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, छोड़ दीजिए निप्पो के बारे, यहाँ पे छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए। अगर ये आदमी के लिए ये ब्लॉक को यहीं पे रहना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बॉडी पे अगर ऊपर वाला फोर्स और ये बॉडी पे नीचे वाला फोर्स शुड बी इक्वल, सो दैट ये ब्लॉक ना ऊपर चढ़े ना नीचे जाए। एमए का 2 कंपोनेंट आएगा। अगर मैं इस ब्लॉक पे देखूं, एक क्या फोर्स है सर? एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। मैं जस्ट अप डाउन, अप देन अप द इंक्लाइन प्लेन एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन के बारे में सोच रहा हूँ। एक स्यूडो फोर्स है एम ए, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल भी 37 ही होगा ना, ये एंगल भी 37 होगा। तो इस पे कितना लगेगा बच्चा, बताइए जरा। सर इसका कंपोनेंट इधर ऐड हो जाएगा, दैट इज एक कंपोनेंट इधर ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा सर? एम ए कॉस 37 डिग्री, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? एम जी साइन 37 डिग्री। सर आपने एमए को रिजॉल्व किया इधर, तो एमए को इधर भी, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। आई एम जस्ट सीइंग द फोर्सेस अप द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि वैसे भी वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा। नाउ वी कैन कैंसिल आउट दिस फोर्स, वी कैन कैंसिल आउट द ओरिजिनल फोर्स, क्योंकि हमने उसको रिजॉल्व कर दिया ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं? अगर उसको स्लाइड नहीं करना है, व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम ए कॉस 37 डिग्री must be balancing mg sin theta sin 37। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? mg sin 37 डिग्री माइनस एम ए कॉस 37 डिग्री। यहाँ पे m की वैल्यू 1 kg है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। a की वैल्यू दी हुई है क्या? तो यही आपका आंसर आ जाएगा अगर एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ है। m जी, m1 इंटू 10 इंटू साइन 37 इज 3/5 माइनस, यानी 6 माइनस 1 इंटू 3 इंटू cos 37 is 4/5, so it is something like 5 2 ja 6 minus 12, तो 12 मतलब 2.45, तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 6, 3.5 आ जाएगा, 3.5 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट मस्ट बी एक्टिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग अलोंग द इंक्लाइन। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस फॉर विच दिस टू हैपन? तो फ्रिक्शनल वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे नॉर्मल भी मुझे चाहिए होगा, तो लीस्ट वैल्यू, तो मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखूं, ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं ध्यान दूं ब्लॉक पे,
तो ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे जरा ध्यान दो। सर एक नॉर्मल तो लग ही रहा होगा, सर एक रिजॉल्व फोर्स लग रहा होगा स्यूडो का। स्यूडो का रिजॉल्व फोर्स क्या लग रहा होगा, एम ए साइन 37 डिग्री। बहुत बच्चे ये मिस कर जाते हैं। और एक एम जी का कॉस, एम जी कॉस 37 डिग्री तो लग ही रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो सर हमारा म्यू पूछ रहा है, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो कितना आया था 3.5 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल इज बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस टू। सर एम ए साइन 37 प्लस एम जी कॉस 37, तो कितना आ जाएगा 3.5 बाई मास वाज 1 ना, मास वाज 1। So 1 into 3 into 3 by 5 plus 1 into 10 into 4 by 5. So what does it become? Sir 3.5 divided by 3 is 9 by 5 plus 40 by 5. यानी 3.5 into 5 divided by 40 plus 9, 49। यहाँ से अगर हटा दे 10, 7 5 जा, 7 7 जा और 25 by 7, 5 2 जा तो 5 by 14, तो 0.54 3 जा 43 जा 42 8 5 जा 70, 0.35 something something is coming as the value of mu for this case. So जरा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखते हैं। कह रहा है कि what must be frictional force between the block and the incline if the block is not to slide along the incline when incline is accelerating। जब incline accelerate करेगा तो बॉडी पे एक एम ए पीछे की तरफ लगेगा, बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहता था तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और एमए का एक कंपोनेंट ऊपर लग रहा है जो कि उसको होल्ड करके रख रहा है। और अगर आप सोचना चाहते हैं तो पहले आप ये भी देख सकते हैं कि एमए का कंपोनेंट ऊपर आप लोगों तो एमए कॉस थीटा हो जाएगा, एमजी साइन थीटा नीचे कौन सा कंपोनेंट बना है, एमजी साइन थीटा का वैल्यू आप देखोगे तो 30/56 आ रहा है और एमए कंपोनेंट आप देखोगे तो छोटा वैल्यू आ रहा है। तो एमए का कंपोनेंट यानी ऊपर की तरफ छोटा फोर्स और नीचे की तरफ बड़ा फोर्स है, यानी बॉडी नीचे जाना चाह रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो फ्रिक्शन और एमए का कंपोनेंट मिलकर इसको रोकेगा नीचे स्लाइड डाउन होने से। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और फिर एक बार मैंने फ्रिक्शन ले आया तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू एमए के कंपोनेंट और एमजी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक 6 हो गया, 5 5 होने के बाद 6 क्वेश्चन। इन द गिवन सिस्टम फाइंड आउट द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। तो पहले फ्रिक्शन पता करना है। तो आप अगर देखोगे फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक क्या बोल रहा है, म्यू एस और म्यू के दिया हुआ है 10 kg mg sin थीटा लगेगा। थोड़ा देखो अगर ब्लॉक एक रखा हुआ है तो यहाँ पे mg sin थीटा इस पे लगेगा, क्या लगेगा इस पे एक्सटर्नल फोर्स mg sin थीटा लगेगा। तो ये नीचे गिरना चाहेगा। एफ आर लिमिटिंग पहले चेक कर लेते हैं। एफ आर लिमिटिंग इस पे क्या लगेगा, दैट इज म्यू एस mg cos थीटा। मैक्सिमम वैल्यू लग कितना सकता है, cos 30। सर म्यू एस कितना है 0.7 इंटू मास कितना दिया हुआ है 10 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू था √3/2। तो अगर मैं ध्यान दूं 0.7 इंटू 100 इंटू 1.73/2 कितना हो जाएगा बच्चा, ये एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा 173 इंटू 7, 7 3 21 51 5 12 और कितना 1.2। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 121.1/2 कितना आ जाएगा बच्चा 2 6 60.5 60.5 न्यूटन है। इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। mg sin थीटा, एफ एक्सटर्नल कौन है mg sin थीटा, चेक कर लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। इंप्लाइज सर मास कितना है 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 50 न्यूटन है। सो तो पहला केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, सिंस एफ एक्सटर्नल
is smaller than FR limiting implies body will not slide. Body will not slide. तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो स्लाइड, so F friction is equal to F external is equal to 50 Newton. Acceleration of the block 0 हो जाएगा. Acceleration of the block 0 हो जाएगा बच्चा, है ना. Acceleration of the block 0 हो जाएगा. चलो next. Okay, nice question. For a given system, find out 2 kg block is there 53 degree angle. Friction कितना लग रहा है, acceleration कितना है, ध्यान से देखिए. तो सबसे पहले ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा mg sin थीटा से. यहाँ पे सिर्फ म्यू दिया हुआ है, तो आपका सबसे पहला काम है कि देखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितना रोकने वाला. तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच सर, म्यू एम जी कॉस थीटा. तो म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 0.4. मास कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 53. तो जब भी ऐसा कुछ हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज 37 डिग्री, क्या हो जाएगा 37. तो ये क्या हो जाएगा 354, आया ना. तो cos 53 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई 3/5, 3/5. यहाँ पे अगर हम हटा दे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24/5. 24/5 इज द 4.8 न्यूटन इज द रोकने वाला फोर्स. और mg F एक्सटर्नल कितना है बच्चा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg sin थीटा, सॉरी mg कितना, मास कितना है 2 इंटू 10 इंटू साइन 53. साइन 53 इज 4/5. 5 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ रहा है. यानी सर गिरने वाला मीन्स एक्सटर्नल फोर्स बहुत 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 ज्यादा है. म्यू की वैल्यू थी ना, इसलिए म्यू छोटा कर दे रहा था. ओके, सो पहला फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो 4.8 न्यूटन लग रहा है. सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो एफ नेट अपॉन मास. एफ नेट कितना लग रहा होगा बच्चा, एफ नेट कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा है 16 में से 4.8, अगर 5 हटा दे तो हो जाएगा कितना 11.2 बाई मास. 11.2 बाई मास कितना है 2, 2 5 जा 6 10, हाथ में रहा 1 6, 5.6 न्यूटन, नॉट न्यूटन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्या करा, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लाइडिंग. कितना फोर्स लगा दे कि नीचे स्लाइड ना करे, तो 11.2 लगा दीजिए. थर्ड इज एफ एक्स्ट्रा इज 11.16 में से अगर 4.11.2 ना, 11.2 अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड. चौथा क्या बोला, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अपवर्ड. अगर मैं फोर्स कितना लगा दूं जो ब्लॉक जस्ट ऊपर चढ़ने लग जाए, जब ऊपर चढ़ेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगने का. इस केस में आप स्लिपिंग रोक सकते हैं, ऊपर चढ़ा नहीं सकते. जब ऊपर चढ़ाना होगा तो फ्रिक्शन फिर नीचे लगने लग जाएगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स लाइन ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन. तो क्या बोल रहा है अपना, अगर एक ब्लॉक है 2 kg का, आप एफ एक्सटर्नल कितना लगा दीजिएगा, एफ एक्स्ट्रा, सो दैट ये ऊपर चढ़ने लग जाए. तो उस केस में आपकी फ्रिक्शन किधर लगेगी, नीचे की तरफ. आपकी एक और कौन फोर्स है, mg sin थीटा, किधर लगेगी, नीचे की तरफ. तो बस चढ़ने लग जाए, चढ़ने लग जाए मीन्स फॉर जस्ट बॉडी टू राइज अप, और जस्ट बॉडी टू क्लाइम, टू राइज अप, चढ़ने लग जाए, ऊपर चढ़े. दिस एफ एक्स्ट्रा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी 4.8 था, प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, mg sin थीटा कितनी थी 16 प्लस 4.8, दैट इज इक्वल टू 20.8 न्यूटन हमको लगाना पड़ जाएगा. आई थिंक 4.8 ही था, यस 4.8 प्लस 16 दैट इज 20.8 न्यूटन. हाँ या ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्ट ऊपर चढ़ने लग गया तो फ्रिक्शन फिर नीचे लगने लग जाएगा. प्लीज वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए. इस क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं दिया था, 6 था, तो ये 7 हो जाएगा. फिर 8 नंबर क्वेश्चन,
फॉर ए गिवन सिस्टम फाइंड आउट द फ्रिक्शन, प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लाइडिंग, एफ जस्ट टू मूव अबाउट। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन भी निकालना है। तो प्लीज प्रैक्टिस के लिए खुद से करिए, ट्राई करिए। चलिए मैं लास्ट बार बना देता हूँ, बट आप होप कि पॉज करके आपने बनाया फिर आंसर आप मिला रहे हैं। तो फॉर ए गिवन सिस्टम फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा सर? पहला है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है सर? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा बोलिए? म्यू इज समथिंग लाइक 0.6 इंटू मास इज 5 इंटू 10 इंटू कॉस 37। तो जैसे ही 37 दिखे, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बनाया तो मुझे याद है, बट आप जब जैसे ही मिले प्लीज ये बना लिया करिए। कॉस 37 कितना हो जाएगा सर? 4/5। 4/5। तो यहाँ आप अगर 10 है, 10 से 10 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, 6 4 जा 24 न्यूटन हो जाएगा। फ्रिक्शन इज 24 सेकेंड। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो पहले एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है वो भी हमको देखना पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल मतलब नीचे लग रहा होगा इस पे एम जी साइन थीटा। वो कितना हो जाएगा सर? 5 इंटू 10 इंटू साइन 37 इज 3/5। 5 कट गया, 30 न्यूटन लग रहा। आप आराम से यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल सकते हो सर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल कितना है? 30 में से अगर 24 गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम इज 5, तो 6/5 आ जाएगा, दैट इज 1.2 न्यूटन। हाँ है ना? सो एक्सीलरेशन वी हैव गॉट। प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लाइडिंग, कितना फोर्स लगा दे ताकि नीचे स्लाइड ना करे। तो थर्ड में एफ एक्स्ट्रा आपको कितना लगाना पड़ेगा? दैट इज कितना लगाना पड़ेगा? 6 न्यूटन किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। 6 न्यूटन अपवर्ड्स। चौथा और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आई नीड टू डू इट अगेन। फोर्थ नंबर में कह रहा है कितना फोर्स लगा दे जो बॉडी जस्ट ऊपर उठने लग जाए। तो उस केस में आपका एफ एक्स्ट्रा आप इधर लगाओगे, एफ एक्स्ट्रा जो लगाओगे ऊपर लगाओगे, उस केस में फ्रिक्शन नीचे लगेगा, एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा। साइन थीटा नीचे लगे तो एफ एक्स्ट्रा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए सर? एफ एक्स्ट्रा इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी पिछले केस में 24 आई थी और ये 30 आया था। 30 प्लस 24 इज इक्वल टू 54 न्यूटन इज द आंसर। एफ एक्स्ट्रा आपको कितना लगाना पड़ेगा? 54 न्यूटन, ताकि बॉडी बॉडी धीरे 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 विदाउट एक्सीलरेशन ऊपर चढ़ने लग जाए। नेक्स्ट अगर देखे, यस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको करते हैं। अपना कौन सा क्वेश्चन है ये? 8वां या 9वां होगा? 9वां। चलिए 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। A block of mass 4 kg is projected upward rough inclined plane with a velocity of 20 meter per second. Find out the distance traveled by the body before coming to rest. तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा? एक जी साइन थीटा का फोर्स लग रहा होगा, एक्सीलरेशन लग रहा होगा। फोर्स तो एम जी साइन थीटा लगता है, और एक फ्रिक्शन का भी फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो इस बॉडी की अगर रिटार्डेशन हम देखना चाहे, व्हाट इज द रिटार्डेशन? एक्सीलरेशन इज नेगेटिव ऑफ सर क्या होगा? जी साइन थीटा प्लस व्हाट सर? म्यू जी कॉस थीटा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर एक बॉडी ऊपर चढ़ना चाह रहा है तो उस पर एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा होगा। तो सर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? नेगेटिव 10 टाइम्स ऑफ साइन 37 इज 3/5 प्लस म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है इंटू 10 इंटू कॉस 37 इज 4/5। अगर मैं ये हटा दूं तो ये 10 से 10, 5 से 5 कितना हो जाएगा? ध्यान से बोलिए सर। माइनस टाइम्स ऑफ जी 10 टू 6 प्लस 4, आई थिंक -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नाउ u इज इक्वल टू कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा? 0। इनिशियल हो जाएगा 400 प्लस -2 इंटू 10 इंटू एस। सो एस इज समथिंग लाइक एस इज इक्वल टू सर 400 डिवाइडेड बाई 20।
400 divided by 20 is equal to 20 meter up the inclined plane. Up the inclined plane, हाँ या ना? अप द इंक्लाइंड प्लेन आप आसानी से देख रहे हो 20 मीटर अप द इंक्लाइंड प्लेन। ये क्वेश्चन काइनेमैटिक्स और फ्रिक्शन दोनों का सबमर्ज किया हुआ पार्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आपको आराम से आ सकते हैं, कोई भारी बात नहीं और आराम से सॉल्व भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन प्लीज मन लगा के पढ़िए। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय अपना मोबाइल को अपने से दूर रखें। आप लैपटॉप खोल के पढ़ाई करके सामने मॉड्यूल रखिए, क्वेश्चन बनाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, बट प्लीज मोबाइल पे इंस्टाग्राम मत रखिए। आपको इंस्टाग्राम अभी बहुत ज्यादा डेविएट करेगा। मैं आपके बहुत मीन्स अच्छे तरीके से ये बता रहा हूँ कि प्लीज आप अपना इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। बीइंग अ टीचर मैंने अनइंस्टॉल कर रखा है, तो आप अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके रखिए। बस लैपटॉप सामने रखिए, मॉड्यूल सामने रखिए और पढ़ाई करिए और वीडियो देखिए, सॉल्यूशन बनाइए और नोट्स बनाइए, अपने फॉर्मूला शीट्स बनाइए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। सुबह उठ के फिजिक्स में आपका एक ही काम होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला शीट्स को देखना। फॉर्मूला शीट्स अगर आप देख रहे हैं देन यू विल बी एबल टू रिवाइज इट और चीजें आपको याद रहेंगी। क्योंकि नीट में अगर आप 45 क्वेश्चन इस बार आएंगे, आपको 45 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चन फॉर्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड रहेंगे। कैन गारंटी यू दैट। कितना भी टफ हो जाए पेपर, आपको बहुत ज्यादा टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, देन इवन 120 मार्क्स विल बी अ गुड मार्क्स। सो यू नीड टू एनालाइज पेपर। अगर पेपर टफ लग रहा है तो सबके लिए टफ, 120 इज अ गुड मार्क्स। ट्राई टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चन जो मैं आसानी से सॉल्व कर सकूं। आप इसके पीछे मत भागना कि पहला क्वेश्चन नहीं बना तो ये तो बन के रहेगा मेरे से। नहीं, अगर नहीं बना 2 मिनट में, लीव दैट क्वेश्चन, जंप इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब चीजें आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद प्रैक्टिस हो जाती है। कीप ऑन गिविंग द टेस्ट सीरीज। अब आने वाले समय में हर वीक में एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट सीरीज आप दे दीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।